अनिल जी, अगर बात की जाए रणनीति की, तो जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में अंबाला की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पॉजिटिव साइन दे रही है, क्या ये तय था कि सुरक्षित सीट है, पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं ये सीट आएगी और संभावना जो है बीजेपी की ही बनेगी? देखिए, विधानसभा में तो सारी सीटें, लोकसभा सीट सुरक्षित है, विधानसभा में तो सारी सीटें सुरक्षित नहीं हैं। तो पर पिछली बार का जब मैं रिजल्ट देखता हूँ, पिछली बार यहाँ बीजेपी ने इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें जीती थी जी, और कांग्रेस ने 4 जीती थी। अगर कांग्रेस वो 4 भी रिटेन नहीं कर पाती तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ कांग्रेस को घाटा हो रहा है। और बीजेपी अपनी 5 रिटेन करती है, या जैसा दिख रहा है एग्जिट पोल में, और मान लो वो 4 भी कर लेती है तो हम उसको उलट भी जाए, 4-5 हम शो कर रहे हैं, मान लो 4 ही मान लें, तब भी यहाँ कोई खास घाटा नहीं हो रहा है। तो रीजन्स तो जैसे सोनी जी ने बताया, या जो लोग हरियाणा से डीपली जुड़े हुए हैं, कि उसका शैलजा की नाराजगी हो या टिकट वितरण में पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाना है, वो कुछ भी हो सकते हैं। पर अंबाला में अगर बीजेपी अपनी रिटेन कर रही है तो बीजेपी के लिए संतोषजनक स्थिति है। और निश्चित रूप से जो बेल्ट है, जिसको हम जीटी रोड बेल्ट को गढ़ भी मानते रहे, भाजपा का शहरी क्षेत्र है, तो उस नाते यहाँ बीजेपी की लाज बचती है और वो अपनी स्थिति बरकरार बनाए रखती है। बिल्कुल। देवेंद्र, जो परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में इस वक्त बन रही हैं और अंबाला की सीट को खासकर, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कुछ हद तक कम करने की जो कवायद थी, प्रधानमंत्री ने तमाम रैलियां की, हमने देखा कि कुरुक्षेत्र से रैली उन्होंने शुरू की, उसके बाद वो पानीपत भी पहुंचे और तमाम रैलियां उनकी हुई हैं और पलवल भी उनकी रैली हुई, ये रणनीति क्या कहती है? किस तरीके की क्या पॉजिटिव साइन पार्टी के लिए हो सकते हैं? इस बार सरकार में कहीं ना कहीं एक दमदार स्थिति पेश की जा रही है पार्टी के द्वारा। क्षेत्र में थोड़ा सा बीजेपी को घाटा होता दिख रहा था, उसका मतलब रिएक्शन और रिजेंटमेंट लोगों की नजर आ रही है, और किसान वाला फैक्टर था। फिर करनाल में बीजेपी हम आए तो करनाल में थोड़ा बीजेपी को उतना नुकसान होता नहीं दिख रहा, मतलब उस स्थिति में है कि ज्यादा डैमेज नहीं हो रही। अब हम अंबाला चले तो अंबाला में भी देखिए 5 सीटें तो रही है इनके पास, और अब जो अंबाला में भी कोई घाटे में कांग्रेस बीजेपी नहीं लग रही, और कांग्रेस को 1 सीट का थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है, और ये थोड़ा सा अनुमान है, हो सकता है कि एक आध ऊपर नीचे भी हो जाए। तो अंबाला, चूंकि हम चंडीगढ़ से चले और देश की राजधानी दिल्ली में चले, तो चंडीगढ़ से शुरुआत होती है, प्रदेश की राजधानी है, पंजाब की, हरियाणा की यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ से निकले तो पहला जिला ही अंबाला है, तो जीटी रोड बेल्ट का पहला जिला अंबाला लोकसभा में 3 जिले आते हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो यहाँ पे बीजेपी को नुकसान ज्यादा होता नहीं दिख रहा। अगर 1-2 जगह हुआ है तो 1-2 जगह ठीक भी लग रही है, तो एट पार मान सकते हैं तीसरा लोकसभा में जीटी रोड बेल्ट, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट में शुरू से मजबूत रही है बीजेपी, तो उसमें थोड़ा सा कुछ खिसकता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन तब भी अभी तक जो 3 लोकसभा हम दिखा रहे हैं, बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है, मतलब एट पार या थोड़ा बहुत कोई नुकसान होता दिख रहा है। अब आगे चलेंगे तो पता लगेगा कि बीजेपी की स्थिति क्या होती है। बिल्कुल। महेश, जो बीजेपी की स्थिति अब तक की अंबाला सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से 3 सीटों पर फाइट टाइट नजर आ रही है, उन सीटों के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कौन सी 3 सीटें ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कुमारी शैलजा को हाशिए पर डाला गया, मुझे लगता है कि उसका सीधा असर कम से कम अंबाला लोकसभा सीट पर तो देखने को मिल रहा है। और कुमारी शैलजा को भी आपको याद होगा कि चुनाव चरम पर था और चुनाव प्रचार को लेकर पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी लगाई हुई थी। उस वक्त एक अंतराल ऐसा था जिसमें कुमारी शैलजा ने चुप्पी साध ली, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से दूर होते हुए जा रहे हैं। और जिस वक्त अपने समर्थकों के लिए मेहनत करने का वक्त था, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को अपने साथियों को जिताने के लिए सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने की जरूरत थी, उस वक्त कुमारी शैलजा खामोशी धारण किए हुए थी। और मुझे लगता है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा मेहनत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी नहीं की गई, जिसका सीधा खामियाजा यहाँ पर परफॉर्मेंस के रूप में कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है कि उठाना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये स्थिति अगर अंबाला सीट पर देखने को मिल रही है तो फिर ये सवाल भी पैदा हुआ कि क्या दूसरी आरक्षित सीटों पर भी जो आरक्षित वोटर्स यानी
अनुसूचित जाति के जो वोटर्स का मूड था उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर अनुसूचित जाति का वोटर डिस्ट्रैक्ट होता है, कांग्रेस पार्टी से अगर दूर होता है, तो फिर चुनाव परिणाम जिस तरह की उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगाए हुए है उसमें कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी। सीटों की बात की जाए, अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात की जाए, वीरेन जी 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा मैंडेट लिया था हरियाणा में, 2019 में हालांकि गठबंधन में सरकार बनाई, जो मैंडेट था वो नहीं मिला। इस तरीके का कॉन्सिक्वेंस हमने देखा 2005 में और 2009 में भी कांग्रेस के साथ इस तरीके से रहा। हरियाणा की सियासत कहती क्या है, 10 साल में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करती है या फिर किस तरफ इशारा करती है हरियाणा की सियासत? क्योंकि जो पॉलिटिकल एनालिसिस अगर की जाए तो ये कहती है कि 10 साल बाद इस पार्टी ने इस तरीके से गेन किया। दोनों की स्थिति, कांग्रेस और बीजेपी की, इस तरीके से देखी गई है प्रदेश में। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि लगातार जब कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, 2 बार रहा, उसके बाद जब भी कांग्रेस विपक्ष में आई तो कांग्रेस की एक बार 1977 के बाद 3 सीटें आई, उसके बाद 5 सीटें आई, और उसके बाद जब 2014 में हुआ तो 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की 15 सीटें आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब 2024 में, मतलब 2 वर्ष जो 2 टर्म कार्यकाल रहा है, 2014 का और 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कांग्रेस से बेहतर आ रही हैं, यानी कि 15 से ज्यादा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 पर आए, 22 पर आए, 25 पर आए अधिकतम। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2 सरकारें में शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल जो होगा, भारतीय जनता पार्टी जो सीटें होगी वो कांग्रेस से ज्यादा होंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपलब्धि की बात है कि लगातार जो है इतना शासन करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है कांग्रेस से ज्यादा आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि है। बिल्कुल। बंसल जी, जो इस समय नतीजे बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, परिणामों में परिवर्तित होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में, कुछ परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में, और अंबाला की सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में परिस्थिति बनाती है। और अगर हम करनाल और कुरुक्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त मिलती नजर आती है। अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात करें, अभी कुछ और विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके एग्जिट पोल्स हम दिखाएंगे, जनता के बीच लेकर आएंगे। अगर एनालिसिस की बात की जाए डीप, और अगर रणनीति की बात की जाए, तो जो इस सब में परिस्थितियां बनी हुई हैं वो एंटी इनकम्बेंसी की बीजेपी के लिए बनी हुई हैं। क्या कांग्रेस उसको फाइट करने में बराबर बरकरार रही है? क्योंकि लोकसभा से जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ विधानसभा में हमने देखा कि वोट परसेंटेज भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं बढ़ा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 31 सीटें आई और लोकसभा में उनको 5 सीटें मिली। तो इस नाते अब अगर वो एक मेजोरिटी गेन करते हैं, 50 सीटें, 52-55, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो उपलब्धि है, उनकी सरकार बनती है। अभी वो देश में 3 ही राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उसमें एक चौथा राज्य और उत्तर भारत का राज्य उसमें ऐड हो जाएगा, अभी हिमाचल ही था। तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। पर बीजेपी, जैसा वीरेन जी ने कहा कि वो विपक्ष में आकर भी उस तरह से उसका सुपड़ा साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक मुझे इसका फैक्टर ये भी लगता है कि पहले की जो चुनाव थे उनमें कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबलों की स्थिति थी। जो इनेलोद या जो जज्बा हैं वो अब इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में दोनों ही उतनी प्रभावशाली नजर नहीं आ रही हैं। तो जब डायरेक्ट फाइट होगी तो निश्चित रूप से उतना नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, और 20, 25, 30 जो भी सीटें आए, या मान लो और ज़्यादा भी आ सकती हैं, अभी कोई हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। ये एग्जिट पोल है, नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे। तो वो संतोषजनक बात है। और अगर अभी हमने देखा जो करनाल का लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ भी कोई उनको ज़्यादा घाटा नहीं हो रहा था। कुरुक्षेत्र में एक थोड़ा दिखाई दिया, और अंबाला में तो वो यथास्थिति की स्थिति में है। तो अभी हम ये मान नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। और अगर कांग्रेस के नेता, जो हुड्डा जी का अभी दिखाया गया था, वो भी कोई 2/3 मेजोरिटी या बड़ी बम्पर जीत की तरफ इस तरह के कोई संकेत करने से बचते हुए नजर आए, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि भाजपा जो अंतिम 2 हफ्ते में उन्होंने मेहनत की है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उनको परिणाम के रूप में संतोष करने के लिए हो सकता है। जी महेश, नायब सिंह सैनी, अभी हमने सुना हुआ ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार हम तीसरी बार बनाने जा रहे हैं, तमाम दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, हुड्डा उधर कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इन दावों की कितनी हकीकत मानी जाए?
देखिए, क्लीन स्वीप तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये खुद नायब सिंह सैनी भी जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने होमवर्क पर सबसे ज्यादा भरोसा है। होमवर्क कौन सा ऐसा है जिसका जिक्र यहाँ पर नायब सिंह सैनी और मैं दोनों कर रहे हैं? दरअसल होमवर्क ये है कि यहाँ पर सिरसा जिले के अंदर क्लीन पास दिया गया है। यहाँ पर सिरसा जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जब लिस्ट सामने आई तो हमने बीजेपी के तमाम लोगों से पूछा कि आखिर किन लोगों को आपने टिकट दे दिया, ये नेता कौन है, उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया, ये लोग कौन है? तो हंसकर, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड था ऑब्वियसली, लेकिन लोगों ने ये बात कही कि इन लोगों को तो उनकी गली के लोग भी नहीं जानते। तो आप समझ लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मैच सेटलमेंट किया गया, मैच फिक्स किया गया। इसमें हलोपा यानी गोपाल कांडा की पार्टी को भी शामिल किया गया। सिरसा शहरी सीट पर गोपाल कांडा को पास दिया गया और यहां तक फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करवाने के बाद नामांकन वापस ले लिया। गोपाल कांडा के समर्थन में अभय सिंह चौटाला भी खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी थी, और अगर कहीं अकेला कोई नजर आ रहा था तो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी। यहां तक कि कुछ सीटों पर जननायक जनता पार्टी भी इस साझेदारी में शामिल नजर आ रही थी। इस तरह की मैच फिक्सिंग जो है सिरसा जिले में पहले भी देखने को मिली है और इस बार भी जबरदस्त मैच फिक्सिंग की तैयारी यहां पर की गई थी। काफी सारी सीटों पर निर्दलीय भी, जैसे पुंडरी में तो जैसे हर बार जो है निर्दलीय चुनाव जीत कर आते ही हैं, लेकिन कुछ और सीटों पर भी जैसे जैसे हम लोकसभा के एग्जिट पोल पर आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोकसभा सीटों पर भी जो निर्दलीय हैं वो जीत की मंजिल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये सेटलमेंट भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से कर चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर थोड़ा सा भी किसी तरह का हिच आया, अगर कांग्रेस 44 सीटों पर भी अटकी तो भी वो अपने तरीके से सरकार बना सकते हैं। इस तरह का सेटलमेंट पहले से किया गया है, तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई है, बिसात बिछा दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना परफॉर्मेंस, उसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल का परफॉर्मेंस, हलोपा का परफॉर्मेंस और इसके अलावा निर्दलीय, ये सारा गेम प्लान पहले से तैयार कर लिया गया। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये होमवर्क के दम पर ये बात कही जा रही है, लेकिन अगर 45 के पार यानी 40 सीटों तक, 47, 48, 50, 51 या 52 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है तो फिर ये जो होमवर्क किया गया है ये ज्यादा काम नहीं आएगा। उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली में जो हमें देखने को मिला था वो कोशिशें शायद फिर हरियाणा प्रदेश में देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार को स्टेबल करने की कोशिश करे। केंद्र की स्तर पर यह काम किया जा सकता है, जो कि मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, यहां पर जेपी दलाल की तरफ से बात कही गई थी कि अगर कोई ऊक चूक होती भी है तो हरियाणा प्रदेश में फिर केंद्र में हमारी दिल्ली की सरकार बैठी है। तो दिल्ली की सरकार, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बेहद जरूरी होगा कि 50, 51 या 52 सीटों से कम जो है किसी भी सूरत में जो है कांग्रेस पार्टी का जो टैली है वो ना पहुंचे। अगर 46 सीटों के साथ 5 सालों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। देवेंद्र, जो निर्दलीय हैं, बागी हैं, जिनका जिक्र हम करते रहे हैं अक्सर चर्चा में, इस बार ज्यादा हैं, और बागी जब ज्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है जो मौजूदा सरकार है का पुराने आंकड़े देखें हम तो समीकरण कहीं ना कहीं परिवर्तित करते हैं। इस बार कितना परिवर्तन देखने को मिल सकता है निर्दलीयों और बागियों के मैदान में होने के बाद? देखिए सौरभ, पिछली विधानसभाओं को देखे तो 6 से 8 के बीच तकरीबन औसत ये रहती है। विधानसभा चुनाव, अब ये 15वीं विधानसभा के चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, लेकिन अब पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव देखें 2005 से लेकर अब तक 24 तक, तो 6 से लेकर 6, 7, 8 निर्दलीय जीतकर आते ही आते हैं। हर बार ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार क्या है, 1/3, कम से कम 1/3 सीटों पर निर्दलीयों ने या बागियों ने, जो पार्टी के खिलाफ टिकट न मिलने पर पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं या जो वैसे निर्दलीय लड़ते हैं अपने चेहरे पर, 31 लोग ऐसे हैं, गिनती हमने की है, 1/3 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबले बना दिए। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है तो समझो बीजेपी को और कहीं कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है और उलटफेर की स्थिति हो सकती है। निर्दलीय क्योंकि मजबूत है, टक्कर दे रहे हैं और त्रिकोणीय समीकरण उन्होंने बना दिए, तो इसका मतलब पहले के मुकाबले जो 6, 7, 8 आते रहे, शायद इस बार 2-4 की संख्या बढ़ सकती है।